बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्च 2024 का अटैम्प्ट हम डिस्कस करते हैं जी। और इस अटैम्प्ट को डिस्कस करने में थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकता है ज़्यादा, तो इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नज़र आएंगे। तो आप अगर किसी रेलेवेंट क्वेश्चन पे को पहले देखना चाहें तो आप उस पे क्लिक करके रेलेवेंट क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं जी पेपर। और फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जमशेद एंड सुल्ताना एंड दे आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो जमशेद केमिकल्स है दिस इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो सवाल हो गया मेनली ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन के ऊपर। और सवाल की अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो आपको वर्कआउट करना है करेक्ट हेड ऑफ इनकम में टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। तो सभी कुछ वर्कआउट करना है और जमशेद केमिकल्स के लिए अलहदा और सुल्ताना के लिए अलहदा। सो एक पार्टनर की वर्किंग बनानी है आपको और एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन की। जो बी पार्ट है वो रिक्वायर ही करता है कि रॉयल्टी इनकम का कहीं जिक्र है सवाल में, तो उस रॉयल्टी इनकम का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। और ख़ास तौर पे देखें ये कह रहा है कि आपको रिवाइज्ड कंप्यूटेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। और जो ऊपर आपने कैलकुलेशंस बनानी है उसमें आप मिनिमम टैक्स को इग्नोर कर सकते हैं जो कि सेक्शन 113 के अंडर अप्लाई होता है। सो मिनिमम टैक्स को इग्नोर करने को कहा है। तो सवाल आप डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, जो कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन का अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है सवाल में 13 मिलियन का फिगर है। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें पहली इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड 2.5 लाख अगेंस्ट प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक। सो प्रोविजंस जो होती हैं ये अकाउंटिंग के अंदर तो एक एक्सपेंस होता है, लेकिन टैक्स लॉ इसको एक्सपेंस नहीं मानता है। जब तक एक्सपेंस इनकर ना हो तो आप उसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये 2,50,000 अकाउंटिंग में तो एक्सपेंस है, मतलब 13 मिलियन में से माइनस हुआ है, लेकिन टैक्स लॉ इसको एक्सपेंस नहीं मानता, तो इसलिए इस 2.5 लाख को वापस जमा करना पड़ेगा। सो 13 मिलियन जो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे उसमें इस फिगर को वापस ऐड बैक कर देंगे क्योंकि टैक्स लॉ इसको एक्सपेंस नहीं मानता है। सेकेंड पॉइंट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस में शामिल है सैलरी, जो कि है 4.5 लाख की, जो कि आपने पार्टनर को पे किया। ना पार्टनर को जो आप सैलरी देते हैं वो टैक्स लॉ की नज़र में क्या अलाउड है एज एक्सपेंस अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इसके लिए आपने एक दफ़ा देख लेना है डिडक्शंस नॉट अलाउड। और इसमें जो पार्टनर्स को प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज कमीशन, सैलरी, रेमुनरेशन पे किया जाता है बाय इट्स एओपी टू इट्स मेंबर्स, ये टैक्स लॉ ने कहा है जी कि ये एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं है। डिडक्शंस नॉट अलाउड में इसको लिस्ट किया गया है, तो इसलिए ये तो एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। तो जितनी भी सैलरी आपने पार्टनर्स को अदा की है वो आप वापस ऐड बैक कर देंगे, इसको भी वापस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड बैक कर दिया जाएगा। ये जो सैलरी की फ़िगर है इसको आपने ख़ास तौर पे याद रखना है जिस वक्त प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है फॉर द पार्टनर्स, जो कि इनकम जो कि पार्टनर की इनकम में ऐड करना होता है फॉर रेट पर्पसेस, उसमें फिर इस सैलरी को सबसे पहले कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट आइटम इज़ फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में शामिल है इंटरेस्ट ऑफ 3,25,000 पेड टू ईच पार्टनर ऑन देयर कैपिटल अकाउंट्स। नाउ अगेन ये इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट है, तो प्रॉफिट ऑन डेट भी बिल्कुल इसी प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत हम कहेंगे कि ये अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है। सो इस अमाउंट को भी वापस ऐड बैक कर देंगे आप इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो फिगर है, क्योंकि टैक्स लॉ तो इसको एक्सपेंस नहीं मानता है। अदर इनकम में क्या शामिल है जी? अदर इनकम में शामिल है बैड डेट्स रिकवर्ड। ना जो बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं 2,25,000 की अमाउंट है, ये अकाउंटिंग में तो सीधा सीधा अदर इनकम के तौर पर ट्रीट होता है, लेकिन टैक्स लॉ इसको अदर इनकम नहीं मानता है। ठीक है जी। तो इसलिए सबसे पहला इम्पैक्ट आप ये करेंगे इसका कि 2,25,000 को रिवर्स करेंगे, जो कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड हुआ है, तो इसको आप माइनस कर देंगे वहाँ से। ठीक है जी, क्योंकि टैक्स लॉ इसको इनकम नहीं मानता, बल्कि टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर बैड डेट्स रिकवर हों तो उनके साथ क्या सलूक करो, उनके साथ करो ये बैड डेट्स। सो जो भी सब्सिक्वेंट रिकवरी हो उस अमाउंट में से आप माइनस करें अमाउंट प्रीवियसली नॉट अलाउड, जो प्रीवियसली अमाउंट आपको अलाउ नहीं हुई एज एक्सपेंस। तो अब इस सवाल में देखें आपको बताया हुआ है कि प्रीवियसली रिटर्न ऑफ बैड डेट्स 4 लाख के थे। ठीक है जी। और लीगल एक्शन आपने इनिशिएट किया रिकवरी के लिए, टैक्स अथॉरिटीज़ ने आपको 3 लाख का एक्सपेंस अलाउ किया, राइट। तो 4 लाख के बैड डेट्स में से 3 लाख का एक्सपेंस अलाउ हुआ, तो इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपए आपको
ये वो अमाउंट थी जो अलाउ नहीं हुई थी, नॉट अलाउड थी। ठीक है, तो अब 2,25,000 जो आपकी सब्सिक्वेंट रिकवरी है उसमें से आप इस 1 लाख को माइनस करेंगे और जो बाकी आंसर बनेगा 1,25,000 उसको फिर अपनी इनकम में शामिल करेंगे। सो 1,25,000 ऐड करोगे और 2,25,000 को माइनस करोगे आप अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स के फिगर में से। नेक्स्ट इज़ अ नेट लॉस। सो एक लॉस है जो कितने का है, 13,25,000 का, जो कि एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से है। ठीक है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आपने एक्चुअली जो अंडरलाइंग कमोडिटी है ना उसको बेचना है, ना डिलीवर करना है फिजिकली, ना उसको एक्वायर करना है, बल्कि बस ख़रीद और बेच का प्राइस फ्लक्चुएशन का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, सो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है और ऑन 1 जनवरी 2024 JC entered into this contract to purchase 300 barrels of crude oil for manufacturing various industrial chemicals, aiming to hedge against future price fluctuations. इसलिए उन्होंने ये किया था ताकि वो फ्यूचर की प्राइस फ्लक्चुएशंस हों अगर क्रूड ऑयल में, तो उसके अगेंस्ट अपने आप को हैज कर सकें। द कॉन्ट्रैक्ट सेट टू एक्सपायर ऑन 30 जून वॉज सोल्ड बिफोर इट्स शेड्यूल्ड सेटलमेंट डेट लीडिंग टू द लॉस। सो ये जो लॉस है, अब सबसे पहला तो हमें इसके बारे में फ़ैसला ही करना है कि क्या ये स्पेकुलेशन बिजनेस है या नहीं है। अगर तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस है तो फिर इस लॉस को हम एक्सपेंस नहीं बना सकते, क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में हमने पढ़ा ये है कि ये बिल्कुल एक अलग हेड ऑफ इनकम ट्रीट होता है और इसके लॉसेस को बिजनेस इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया जाता है। सो पहली चीज़ तो आप यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ ये है कि स्पेकुलेशन बिजनेस होता क्या है। स्पेकुलेशन बिजनेस ये होता है बिजनेस इन विच कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ कमोडिटी सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी ऑफ कमोडिटी। तो ये तो डेफिनेशन बिल्कुल पूरी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअल डिलीवरी के बगैर आपने सेटल किया इसको, लेकिन इस स्पेकुलेशन बिजनेस में शामिल नहीं होता। इट डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू गार्ड अगेंस्ट फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस। अगर आपने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल्स टू फुलफिल अनदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, अगर आपने, इसका मतलब ये है कि आपने हैजिंग की है, कि अगर आपने फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस से अपने आप को बचाने के लिए, फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन के नुकसान से बचाने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है जी, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो स्पेकुलेशन बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आता। तो अब यहाँ से हम नतीजा ये निकाल रहे हैं कि चूँकि इम्पॉर्टेंट, सबसे इसमें जो इम्पॉर्टेंट एरिया है वो क्या है कि ये जो लिखा हुआ है एमिंग टू हैज अगेंस्ट फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस, ये सारे का सारा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आपने किया ही इसलिए था कि आप हैज कर सकें अपने आप को अगेंस्ट फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस। तो इसलिए ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा और इस 13,25,000 को आप बिल्कुल एक्सपेंस ट्रीट कर सकते हैं, लॉस यानी माइनस कर सकते हैं बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में से, क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस है ही नहीं। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट इज़ ऑन 1 मई 2024 सुल्ताना, ये एक पार्टनर की बात हो रही है, विद जमशेद परमिशन मूव्ड सम ऑफ द ऑफिस फर्नीचर टू हर रेजिडेंस। ऑफिस के फर्नीचर को वो अपने घर लेगी for personal use. The market price of the furniture at the time was 2 million. The furniture was initially purchased on 1 जुलाई 2021 for रुपीज़ 16 लाख। अब इसमें पहले तो आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि टैक्स लॉ की नज़र में जो डिस्पोजल है किसी भी एसेट का, उसकी डेफिनेशन में शामिल है कि अगर किसी एसेट को, एसेट इज़ ट्रीटेड एज डिस्पोज्ड ऑफ व्हेन, किस वक्त डिस्पोज ऑफ माना जाता है, पुट होली टू प्राइवेट यूज़ फ्रॉम बिजनेस यूज़। अगर आप उसको बिजनेस से उठा के अपने प्राइवेट यूज़ में ले जाएं तो टैक्स लॉ की नज़र में वो डिस्पोज ऑफ हो गया। अब अगर एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया तो इसका मतलब ये जो फर्नीचर है डिस्पोज ऑफ हो गया, तो इसकी मार्केट प्राइस को हम लेंगे क्या, कंसिडरेशन का मामला। सो कंसिडरेशन के केस में टैक्स लॉ ने कहा इफ एसेट अप्लाइड टू पर्सनल यूज़ फ्रॉम बिजनेस यूज़, ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, इफ एसेट इज अप्लाइड टू पर्सनल यूज़ फ्रॉम बिजनेस यूज़ और इज डिस्कार्डेड देन कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड शैल बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। तो यहाँ से ये भी समझ आ गया कि 2 मिलियन फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो इसकी कंसिडरेशन मानी जाएगी। कंसिडरेशन में से अब आपने माइनस क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, फर्नीचर की, तो फर्नीचर एक डेप्रिसिबल एसेट है, तो इसकी जो कॉस्ट आपको बताई गई है इसके अंदर से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करनी होगी। वो किस किस साल की आप करेंगे, 1 जुलाई 2021 को आपने, अगर आपने ख़रीदा है तो इसका मतलब ये टैक्स ईयर 2022 इसकी डेप्रिसिएशन,
उसके बाद टैक्स ईयर 2023 की डेप्रिसिएशन, और टैक्स ईयर 2024 में आप डेप्रिसिएशन नहीं बनाएंगे क्योंकि ये ईयर ऑफ डिस्पोजल है। तो ईयर ऑफ डिस्पोजल में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता टैक्स लॉ की नज़र में। ठीक है जी। तो दोस्त, ये जो टैक्स ईयर 2022 और 23 का आप डेप्रिसिएशन में से माइनस करेंगे। इनिशियल अलाउंस इसलिए माइनस नहीं होगा क्योंकि जो एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है उसमें इनिशियल अलाउंस होता है। तो अगर आप एसेट की डेफिनेशन, एसेट में आप देखें कि एलिजिबल डेप्सिबल एसेट क्या होता है, तो इसमें से फर्नीचर एंड फिटिंग्स को एक्सक्लूड कर दिया गया। तो इसका मतलब इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस तो कैलकुलेट नहीं होगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट होगी, और वो आप 2 साल की माइनस करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के को फॉलो करते हुए, और उससे फिर आप बनाएंगे रिटर्न डाउन वैल्यू, और गेन और लॉस भी वर्कआउट होगा। सो इसका मतलब गेन और लॉस भी आएगा इस एसेट के ऊपर, और जो गेन और लॉस है उसको फिर अब आपने बिजनेस इनकम ही ट्रीट करना होगा। ठीक है जी, जमशेद केमिकल्स के केस में। नाउ सुल्ताना ने अगर वो एसेट अपने उसमें ले गई है प्राइवेट यूज़ के अंदर, तो फिर उसको क्या ट्रीट करना है। नाउ ये अब उसने अपने एक बिज़नेस से समझो कि चीज़ निकाली और अपने इस्तेमाल में वो ले आई। ठीक है जी। तो एक एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है और उसने इसको एक्वायर किया, तो इसका मतलब ये कि उसने एक बेनिफिट लिया है जिसकी की वैल्यू 2 मिलियन बनती है। ठीक है जी। अब ये जो 2 मिलियन का जो बेनिफिट है, इसको क्या करेंगे ना। पहले तो इसको यहाँ पे ये क्लैरिफाई करते हैं कि क्या ये जो पार्टनर ने जो रिसीव किया 2 मिलियन, ये उसकी कौन सा हेड ऑफ इनकम बनेगा। ठीक है जी। सो ये क्या सैलरी का हेड ऑफ इनकम बनता है? नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप नहीं है। क्या प्रॉपर्टी इनकम है? नहीं। क्या बिजनेस इनकम है? क्या आप ये ऐसा सामान खरीदते बेचते हैं? नहीं। क्या कैपिटल गेंस हैं? कैपिटल गेंस नहीं है, क्योंकि कोई आपने एसेट डिस्पोज ऑफ नहीं किया। सुल्ताना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, अभी तो आपके पास आया है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ सकता है ये। ठीक है। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी अमाउंट या प्रॉपर्टी अगर आपको मिले और वो विदाउट कंसिडरेशन हो, ठीक है, तो वो आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। लेकिन बस शर्त ये है कि गिफ्ट नहीं होना चाहिए वो फ्रॉम द रिलेटिव। ठीक है। और रिलेटिव को डिफाइन कर दिया एंसेस्टर, डिसेंडेंट, ग्रैंड पेरेंट्स, इसी तरह स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए। ठीक है। एडॉप्टेड चाइल्ड को भी इसमें शामिल। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रीट होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, चूँकि सुल्ताना बगैर किसी कोई पैसे दिए इसको अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले आई है, तो सुल्ताना के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ फर्दर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सुल्ताना। अगेन ये उस पार्टनर के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन है, और व्हाट इट सेज कि इसने अपना प्लॉट था जो रेंट पे दिया। ठीक है जी। प्लॉट ऑफ लैंड कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में था, अपने भाई को दिया, और उसका रेंट उसने लिया 1 लाख। लेकिन फेयर मार्केट रेंट जो है वो उसका है 1,70,000। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 1 लाख की अमाउंट को प्रॉपर्टी इनकम माना जाए या 1,70,000 को। तो इसके लिए आपने प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम को एक दफ़ा रिवाइज़ करना है, और वहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, और वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज़ हायर इज़ टैक्सेबल। तो इसका मतलब ये है कि 1,70,000 जो है वो रेंट माना जाएगा। इसी तरह एडिशनली शी रिसीव्ड नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ 3 लाख। 3 लाख रुपए का नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट है। नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट को क्या करना होता है? उसके केस में हमने पढ़ा यह है कि आप करेंगे ये कि जो भी नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट है उसमें से माइनस कर दें अमाउंट चार्ज टू टैक्स अर्लियर। अमाउंट चार्ज टू टैक्स अर्लियर कितना है वो यहाँ पे बताया हुआ है कि नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट 1.5 लाख रुपए का पहले था, जो कि जुलाई 2022 को, इसका मतलब टैक्स ईयर 2023 में आपने रिसीव किया था। तो 2023 में इसका 1/10 यानी कि 15,000 रुपये प्रॉपर्टी इनकम में गया था। टैक्स ईयर 2024 में आपने ये वापस कर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक सिर्फ टैक्स, रेंट चार्जेबल टैक्स में 15,000 जा चुके हैं। तो आपको नॉन एडजस्टेबल एडवांस जो है 3 लाख रुपए, उसमें से आप माइनस करोगे 15,000 रुपये। ठीक है जी। और जो आंसर बनेगा, जो कि बनेगा 2,85,000 रुपये, और इसको आप करेंगे 1/10, और इसको शामिल करेंगे टैक्स ईयर 2024 में रेंट के तौर पे।
यानी रेंट चार्जेबल टू टैक्स की फिगर में ऐड होगा। सो आपने 1/10, ये आंसर जैसे यहाँ पे 3 लाख में से आप 15,000 माइनस करेंगे तो 2,85,000 बनेगा। इसका 1/10 करके आप जो है वो लेकर जाएंगे रेंट चार्जेबल टू टैक्स में। सो रेंट चार्जेबल टू टैक्स में 1,70,000 पर मंथ के हिसाब से आप देखोगे कि जुलाई से अगर आपने रेंट पे दिया है तो 12 महीने का रेंट बनता है, और 12 से मल्टीप्लाई करके एक तो ये अमाउंट रेंट चार्जेबल टू टैक्स बनेगी और दूसरा 2,85,000 का 1/10 भी रेंट चार्जेबल टू टैक्स बनेगा। अब चूंकि ये प्लॉट ऑफ लैंड है तो ऐसी सूरत में जो ये वाली जो प्रोविजन थी अगर आप देखें, सो नॉन एडजस्टेबल एडवांस ये सिर्फ बिल्डिंग के केस में हमने करना होता है। ठीक है, एक चीज़। दूसरा चीज़ ये कि एक एक्सपेंस होता है जो हमारे पास है, कौन सा जी, बिल्डिंग रिपेयर अलाउंस, जो कि 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स होता है। अगेन ये बिल्डिंग के केस में होता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या है, प्लॉट ऑफ लैंड है। तो इसका मतलब कि 1,70,000 1,70,000 का 1/10 तो हम शामिल करेंगे, सॉरी 1,70,000 इंटू 12 करके हम प्रॉपर्टी इनकम में शामिल करेंगे, और फिर 2,85,000 का जो 1/10 करना था उसको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, और जो रिपेयर अलाउंस है वो भी हम माइनस नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी। सो दिस इज़ अबाउट दिस प्रॉपर्टी का इनकम। नेक्स्ट जो अमाउंट है दैट इज़ शेयर्स। इन 2021 सुल्ताना ने रिसीव किए 2,000 शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी लकी इनकॉर्पोरेशन, जो कि लिस्टेड है इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रॉम हर फ्रेंड जमीला एज अ गिफ्ट। सो 2021 में इसको गिफ्ट मिला। पहले तो ये देखें कि क्या ये शेयर्स सिक्योरिटी के डेफिनेशन में आते हैं या नहीं आते। तो इसके लिए आपको सिक्योरिटी का डेफिनेशन देखना होगा, और सिक्योरिटी का जो डेफिनेशन है वो कैपिटल गेंस के चैप्टर में हमने पढ़ा है। एंड इट सेज के सिक्योरिटी का जो डेफिनेशन है उसमें क्या क्या शामिल है, उसमें शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी शामिल है। ठीक है जी। अब पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्या है। पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन ये है जी कि जिसकी 50% से ज़्यादा शेयर्स किसके पास हों, गवर्नमेंट के पास हों, या फॉरेन कंपनी ओन बाय फॉरेन गवर्नमेंट इसके पास हों, या कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज जो कि पाकिस्तान में है उस पर लिस्टेड हो। ठीक है जी। तो पाकिस्तान में तो लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है ये शेयर्स, बल्कि ये यूएसए में लिस्टेड है। तो इसका मतलब ये जो 2,000 शेयर्स को मिले थे ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन में तो नहीं आते। ठीक है। अब इस ये जो शेयर्स जब इसको मिले वो मिले तो 2021 में थे, तो अभी वो तो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा तो टैक्स ईयर 2024 है, तो 2024 में क्या हुआ वो देखना है। जमीला एक्वायर्ड दीज शेयर्स इन 2018। जो इसकी फ्रेंड थी उसने 2018 में ख़रीदे थे फॉर पाक रुपीज़ 45 पर शेयर वाइल वर्किंग इन यूएसए। तो इसने 45 रुपये के ये शेयर ख़रीदे थे। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर द टाइम ट्रांसफर टू सुल्ताना वॉज 120। अब बेसिकली जो डिसाइडिंग पॉइंट है वो ये है कि क्या 45 रुपये या 120 रुपये इनमें से कौन सी वैल्यू पर शेयर हमने लेनी है एज कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट का ही ज़्यादा बड़ा मसला है। किसके केस में, सुल्ताना के केस में। सुल्ताना जो एक्चुअली जिसका हमने टैक्स वर्कआउट करना है उसके केस में कॉस्ट हमें नहीं मालूम, क्योंकि उसको तो गिफ्ट के तौर पे मिले हैं। इन जनवरी 2024 सुल्ताना डिस्पोज ऑफ दीज शेयर्स फॉर 200 पर शेयर। जो कंसिडरेशन है उसका मामला इजी है, क्योंकि 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से उसने बेच दिए। ठीक है। 200 पाक रुपीज़ इक्विवेलेंट ऑफ 200 पर शेयर एंड पेड पाक रुपीज़ इक्विवेलेंट 82,000 इन टैक्सेस इन यूएसए। सो 82,000 का टैक्स भी पे किया। तो अब एक तो आपको कंसिडरेशन में से कॉस्ट माइनस करनी है जिससे बनेगा कैपिटल गेंस। ठीक है जी। ये जो कैपिटल गेंस होंगे ये डेफिनेटली फॉरेन सोर्स इनकम है, और ये आपने टैक्स पे किया है तो इसका मतलब फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी बनाना पड़ेगा आपको 82,000 के ऊपर। ठीक है। सो जो कैपिटल गेंस बनेंगे उसके ऊपर पाकिस्तान टैक्स वर्कआउट करेंगे और कंपेयर करेंगे उसको 82,000 से, जो इनमें से कम होगा वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट बनेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी कॉस्ट क्या होगी। क्या 45 रुपये पर शेयर के हिसाब से कॉस्ट ली जाए शेयर की, या फिर 120 के हिसाब से ली जाए। ठीक है।
अगेन अब इसके अंदर अगर आपने वो आई कैप का मेरा रिवीजन सेशन देखा हो तो मैंने उसमें भी ये पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 79। सेक्शन 79 इज़ नॉन रिकग्निशन रूल। ठीक है जी। नॉन रिकग्निशन रूल जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जनाब अगर आपको कोई गिफ्ट मिले, किसी एसेट को आपने एक्वायर किया एज ए गिफ्ट, और फ़र्ज़ करें ए ने, बल्कि हम यहाँ पे जो पर्सनस के नाम है वही ले लेते हैं कि जैसे यहाँ पे जमीला ने गिफ्ट दिया है सुल्ताना को, सुल्ताना ने इसको बेचा है। जमीला ने ख़रीदा था इसको 45 के हिसाब से, सुल्ताना को तो मुफ्त में मिला, लेकिन जब इसको मिला तो उस वक्त ये 200 रुपये का था, और सुल्ताना ने फिर इसको सॉरी 200 का नहीं 120 का था, जब इसको मिला उस वक्त 120 का था। ये मार्केट वैल्यू बताई हुई, सुल्ताना ने कोई पैसे नहीं दिए, सुल्ताना ने फिर इसको बेच दिया 200 रुपये का। अब सवाल ये है, सेक्शन 79 ये कहता है कि अगर ये इसने रिसीव किया था जिस वक्त, तो उस वक्त आपको देखना होगा कि अगर तो ये बंदा रेजिडेंट है, यानी कि सुल्ताना रेजिडेंट है, तो फिर ऐसी सूरत में सुल्ताना के लिए ये कोई भी इनकम नहीं है। ठीक है। सो अब सुल्ताना के लिए कोई इनकम नहीं, सॉरी जमीला के लिए कोई इनकम नहीं है, क्योंकि जमीला ने डिस्पोज ऑफ किया ना, तो उसके लिए कोई इनकम नहीं है। नॉन रिकग्निशन रूल ये कहता है कि अगर आपने एसेट इसको दिया तो जमीला के लिए ये कोई जो है वो इनकम का बायस नहीं बनेगा। और जिस वक्त ये इसको बेचेगा, यानी कि सुल्ताना इसको बेचेगी, तो फिर 200 में से हम माइनस करेंगे 45 को। ठीक है जी। सो कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफ़र विल बिकम द कॉस्ट ऑफ द पर्सन जो बाद में उसको बेचता है। अब सेक्शन 79 कैफ 2 के सिलेबस में नहीं है। ठीक है जी, तो ये तो निकल गया यहाँ से। तो अब हम क्या करें, अगर सेक्शन 79 आपके सिलेबस में नहीं है तो ये वाली प्रोविज़न तो आपके सिलेबस से निकल गई, तो फिर आप 200 में से आप किसको माइनस करेंगे, 120 को या 45 को। इस वजह से चूँकि सेक्शन 79 आपके सिलेबस में नहीं है, तो अगर आपने 45 लिया होगा तो भी एग्जामिनर को इसको करेक्ट समझना चाहिए, क्योंकि आप सेक्शन 79 की प्रोविज़न फॉलो कर रहे हैं। और अगर आपने 120 लिया होगा तो भी एग्जामिनर को इसको करेक्ट मानना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत में आप सेक्शन 79 के बगैर इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अब ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप मतलब आप अगर अपने सिलेबस में देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगा कि 45 को कॉस्ट लेना चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे इस कन्फ्यूजन की वजह से एग्जामिनर को दोनों आंसर्स को करेक्ट मानना चाहिए मेरे ख्याल से। सो नतीजा ये होगा कि जो भी आप कैपिटल गेन वर्कआउट करेंगे उसके वो चूँकि फॉरेन सोर्स कैपिटल गेन है, क्योंकि जो कंपनी है जिसका शेयर है वो पाकिस्तानी कंपनी नहीं है, तो फिर उसके ऊपर आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पाकिस्तान के बाहर ये टैक्सेस अदा किए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ सुल्ताना इज़ ऑल्सो अ रिनोन्ड ऑथर एंड हैज़ रिटन न्यूमरस बुक्स ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब इस किताब का इसको रॉयल्टी मिला है। ठीक है। ये जो रॉयल्टी इसको मिला है 5,04,000, इसको क्या करना है, ये इसकी डेफिनेटली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी। अगर हम इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखें तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बाकायदा से ये लिस्ट डाउन हुआ है रॉयल्टी जो है, अनटिल के रॉयल्टी जो है वो फाइनल टैक्स रिजीम में आता हो। तो अभी तो नहीं आता, क्योंकि ये एक रेजिडेंट पर्सन ने रिसीव किया है रॉयल्टी। और टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल का जो चैप्टर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर ऑथर को कोई रॉयल्टी मिलती है और उसने अपने इस काम को करने के लिए 24 मंथ से ज़्यादा लगाए हैं, तो फिर उसके पास एक चॉइस है कि वो चाहे तो अपनी रॉयल्टी को टैक्स कर सकता है इन दैट टैक्स ईयर एंड प्रीसीडिंग 2 टैक्स ईयर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो ये उसके पास चॉइस है। तो अब इसके पास ये जो पार्ट बी था इस सवाल का, उसमें बेसिकली यही पूछा हुआ है कि इस रॉयल्टी के लिए आपके पास और क्या ऑप्शन मौजूद है। तो एक तो आपने बताना ही है कि अगर 24 माह से ज़्यादा लगें काम करने में, तो फिर उसके ऊपर टैक्स लॉ आपको ये चॉइस देता है, उसकी रिवाइज कैलकुलेशन करने को नहीं कहा हुआ है। ठीक है जी। ओके, लेट्स नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़ एक्चुअली अबाउट एन इंडिविजुअल, और नजीब इसका नाम है, एंड ही हैज़ बीन वर्किंग विद द कंपनी
PGA लिमिटेड, जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वो ये कहती है कि आप टैक्सेबल इनकम, देखें रिक्वायरमेंट को ध्यान से, कि टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करने को कहा है और टैक्स ईयर 2024, इसका मतलब टैक्स का कैलकुलेशन नहीं बनाना है। और हाउ वुड यू ट्रीट द अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुइटी इफ़ दे वर अनरिकग्नाइज्ड और अनअप्रूव्ड। अब जो सवाल में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो अगर आप देखें तो प्रोविडेंट फ़ंड और ग्रेचुटी फ़ंड के बारे में बताया हुआ है कि वो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फ़ंड है और जो ग्रेचुटी फ़ंड है वो अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर है। ठीक है, इसके उलट अगर सिचुएशन हो तो फिर आप क्या करेंगे? अगेन चूँकि 2 मार्क्स हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ डिस्क्राइब करके बताना होगा कि आपको करना क्या है। ओके जी, सो अब सवाल में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि मिस्टर नजीब जो हैं ये जॉब कर रहे थे और 31 जुलाई को ये रिटायर हो गए हैं और 15 अगस्त 2023 को इनको फाइनल सेटलमेंट हुई इनकी, और फाइनल सेटलमेंट में जो इनको अमाउंट्स मिली हैं वो क्या हैं वो बताई हुई हैं। सो जो पहली अमाउंट बताई हुई है दैट इज़ ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी तो सारे का सारा ही टैक्सेबल होगा, इसमें तो कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं है। तो ये 1,80,000 जुलाई 2023 की सैलरी है जो इनको मिली है, तो ये तो सारी टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल इनकम में शामिल होगी। उसके बाद जो दूसरी अमाउंट है दैट इज़ फ्यूल अलाउंस। फ्यूल अलाउंस, अलाउंसेस के बारे में टैक्स लॉ का ट्रीटमेंट क्या है जी? सो अलाउंसेस के बारे में टैक्स लॉ ये कहता है कि आपके सारे ही अलाउंसेस टैक्सेबल हैं सिवाय कौन कौन से अलाउंसेस के? एक तो मेडिकल अलाउंस जो कि एग्जाम्प्ट होता है 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक, और इसके अलावा कौन से अलाउंसेस एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होते हैं वो हमने पढ़े थे स्पेशल अलाउंस में, कि आपको कोई भी अलाउंस मिले जो कि परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़ हो तो वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है। लेकिन इस एग्जाम्पशन में से भी कुछ चीज़ों को निकाल दिया था कि कन्वेंस और एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल होते हैं, और अगर कोई अलाउंस आपको इसलिए मिले कि अगर आपको स्पेशल अलाउंस के नाम से कोई अलाउंस मिल रहा है जो फिक्स बेसिस पे मिल रहा है या परसेंटेज ऑफ सैलरी के तौर पे मिल रहा है तो वो भी टैक्सेबल होगा। और अगर आपने कोई अलाउंस को खर्च ना किया अपने एम्प्लॉयमेंट के मकासद के लिए तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा ना। इस सारी प्रूविंग को मिला के पढ़ें तो फ्यूल अलाउंस तो बहरहाल टैक्सेबल ही बनता है, तो 27,000 रुपये विल बी इंक्लूडेड इन योर सैलरी इनकम। नेक्स्ट अमाउंट इज़ लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट के बारे में टैक्स लॉ क्या कहता है जी? टैक्स लॉ ये कहता है कि जो लीव इनकैशमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई की या जो आर्म्ड फोर्सेस का एम्प्लॉई है उसकी जो लीव इनकैशमेंट है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। और वो भी कौन सी लीव इनकैशमेंट? जो LPR की इनकैशमेंट हो, लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट। इसका मतलब वो अपनी ड्यूरिंग द सर्विस अगर कोई लीव इनकैशमेंट लेता है तो वो टैक्सेबल ही होती है। सिर्फ LPR की इनकैशमेंट एग्जाम्प्ट होती है। अब यहाँ पे तो ये चूँकि सरकारी मुलाजिम भी नहीं है, कंपनी का मुलाजिम है, तो इसलिए लीव इनकैशमेंट तो फुली टैक्सेबल होगी। उसके बाद बारी आ जाती है जी प्रोविडेंट फंड की। नाउ प्रोविडेंट फंड का मामला क्या है, पहले हम ज़रा वो लॉ को रेफ़र कर लेते हैं। सो प्रोविडेंट फंड्स के केस में हमने पढ़ा ये है कि अगर रिकग्नाइज, चूँकि ये रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है इस सवाल में, तो जब आपको इकट्ठे पैसे मिलते हैं, एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलता है, तो फिर वो सारे का सारा एक्यूमुलेटेड बैलेंस क्या होता है जी? एग्जाम फ्रॉम टैक्स होता है। ठीक है, सिर्फ जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो चूँकि ऑलरेडी टैक्स हो चुका होता है तो उसको आप मतलब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, और जो आपको इंटरेस्ट क्रेडिटेड और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिलता है वो सारे का सारा एग्जाम्प्ट होता है रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 मिलियन है ये प्रिंसिपल अमाउंट है जिसमें 50% कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर है, तो इसका मतलब 1.5 मिलियन बाय द एम्प्लॉयर है और 1.5 मिलियन बाय एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिला के 3 मिलियन मिला, तो ये 3 मिलियन तो सारे का सारा ही एग्जाम्प्ट होगा क्योंकि प्रोविडेंट फंड जो है वो रिकग्नाइज्ड है। अच्छा जी, दूसरा क्या है जी कि प्रोविडेंट फंड से इंटरेस्ट इनकम मिली 6 लाख रुपए की, तो ये भी जो प्रोविडेंट फंड बैलेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट इनकम मिली है ये भी एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। अब अगर हम इसी प्रोविडेंट फंड को कह दें कि अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, अगर हम ये कह दें इसको, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में आपको जो इकट्ठे पैसे मिलेंगे तो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट होगा और ऑल अदर सम्स विल बी टैक्सेबल, तो बाकी सारे पैसे टैक्सेबल हो जाएंगे। तो इससे हम नतीजा क्या निकाल रहे हैं? नतीजा ये निकाल रहे हैं कि अगर यही प्रोविडेंट फंड अनरिकग्नाइज्ड होगा
तो सिर्फ इस 3 मिलियन में से 1.5 मिलियन एग्जाम्प्ट रहेगा और बाकी 1.5 मिलियन और ये 6 लाख रुपए ये टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आइटम इज़ ग्रेचुटी। ग्रेचुटी जो है उन्होंने कहा कि कमिश्नर से अप्रूव्ड है, और ग्रेचुटी के केस में टैक्स लॉ का ट्रीटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। सो टैक्स लॉ ये कहता है जी कि अगर आपको ग्रेचुटी से पैसे मिले और ग्रेचुटी फंड इज़ अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर अंडर 6 कैजुअल, तो ये टोटली एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है जी। और अगर ये अप्रूव ना हो तो फिर आपको यानी कि अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी हो, तो फिर ऐसी सूरत में 75,000 या 50% ऑफ अमाउंट विच एवर इज लेस इज एग्जाम्प्ट। ठीक है। सो अगर अब यहाँ पे चूंकि ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड है बाय द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, तो 9 लाख पूरे का पूरा एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा। लेकिन यही अगर अनअप्रूव्ड हो तो फिर 9 लाख में से कितनी अमाउंट एग्जाम्प्ट होगी, या तो 75,000 या 50%। इस 9 लाख का 50% कितना बनता है, 4.5 लाख। तो इनमें से कम 4.5 लाख में से और 75,000 में से कम क्या बनता है, 75,000। तो इसका मतलब 9 लाख में से 75,000 एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा। ठीक है जी। सो 9 लाख में से 75,000 अगर एग्जाम फ्रॉम टैक्स है तो इसका मतलब 8,25,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ये ग्रेचुटी का ट्रीटमेंट होगा। अच्छा जी। नेक्स्ट इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें बताया हुआ है कि इंटरेस्ट फ्री लोन था जो 20 लाख रुपए का था, और इसमें से 80% ऑफ द अमाउंट जो है वो रिकवर हो चुकी है। तो इसका मतलब 16 लाख रुपए, 20 लाख में से 16 लाख रिकवर हो चुके हैं, और बाकी 20% जो बनता है यानी कि 4 लाख रुपए, वो अब क्या है, 80% ऑफ द अमाउंट हैज़ बीन रिकवर्ड एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज़ वेव्ड बाय पीजीएल एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब अगर 16 लाख रुपए रिकवर हो चुके हैं और बाकी 4 लाख रुपए ही बचते हैं, तो क्या इसके ऊपर बेंचमार्क रेट से आपने वो कैलकुलेशन बनानी है? पहला सवाल तो ये आता है, क्या 1 महीने की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बनानी है? तो वो हमने पढ़ा हुआ है इंटरेस्ट फ्री लोन में कि अगर लोन की अमाउंट ही 1 मिलियन तक है तो ये कैलकुलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी बेंचमार्क रेट से 10% की जो कैलकुलेशन थी वो आपको यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है 4 लाख की आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि 4 लाख चूँकि उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है, ठीक है जी, और जो वेव्ड ऑफ अमाउंट होती है उसके बारे में टैक्स लॉ क्या कहता है, उसके बारे में टैक्स लॉ ने ये कहा है कि ये हम पढ़ चुके हैं कि अमाउंट वेव्ड ऑफ। ठीक है जी। सो ये हमने पढ़ा था जी कि ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई वेव्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर जो है वो कोई ऑब्लिगेशन को वेव ऑफ कर दे तो जितनी वो अमाउंट वेव ऑफ करेगा वो टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा। ठीक है। तो इसका मतलब 4 लाख रुपए सैलरी इनकम का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट इज़ एज़ पर कंपनीज पॉलिसी, नजीब ने लैपटॉप ख़रीदा, और ये उसने ख़रीदा 50,000 रुपये में, जो कि रिटर्न ऑन वैल्यू थी उस लैपटॉप की। ऑल दो उस लैपटॉप की मार्केट वैल्यू 1,10,000 है। तो अब टैक्स लॉ इंस्टीट्यूट में ये कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी और सर्विस प्रोवाइड टू एम्प्लॉई है, तो फिर देखें उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, जो कि यहाँ पे बताया हुआ है। कितनी बताया हुआ है जी? 1,10,000 बताई हुई मार्केट वैल्यू। तो 1,10,000 में से आप माइनस कर देंगे पेमेंट बाय एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉई ने कितने पैसे देकर ये 1,10,000 का लैपटॉप लिया? 50,000 देकर। तो 1,10,000 में से 50,000 आप माइनस करेंगे और बाकी जो आप बनेगा वो इनकम में शामिल होगा। लास्ट आइटम इज़ नजीब को एक वॉच मिली है जो कि 80,000 रुपये की है, और ये फेयरवेल पार्टी पे इसको गिफ्ट मिला है। नाउ गिफ्ट के केस में हमारे पास जो हेड ऑफ इनकम है वो कौन सा है जी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमने कहा जी कि अमाउंट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। लेकिन ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कब नहीं होता? अगर वो रिलेटिव से मिले तो ये रिलेटिव से तो नहीं मिल रहा है, ये तो एम्प्लॉयर से मिल रहा है, तो इस फेयरवेल पार्टी पे मिल रहा है, तो ये 80,000 रुपये बिल्कुल इसकी जो है वो इनकम माना जाएगा। ना अब हेड ऑफ इनकम का प्रॉब्लम है कि क्या ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होना चाहिए या ये इसका सैलरी इनकम होना चाहिए। ना इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अगर आप क्लैरिफाई कर दें तो एग्जामिनर आपकी बात को सही मानेगा, वो ये कि क्या ये 80,000 रुपये उसको एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के अंडर मिले हैं। मतलब ये क्या ये कंपनी का कन्वेंशन है कि वो अपने अपने एम्प्लॉय को ये 80,000 इस तरह का गिफ्ट देते हैं फेयरवेल पे? अगर तो है तो फिर तो ये सैलरी इनकम ही बनेगा। लेकिन चूंकि ये एम्प्लॉयमेंट से नहीं निकल रहा, ये तो हो सकता है गुडविल जेस्चर में उसको दिया हो, तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा।
ठीक है, मतलब जैसे अगर उसके जो कोलीग्स हैं उन्होंने कुछ पैसे जमा किए और उसको ये गिफ्ट दे दिया, तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। लेकिन अगर ये एम्प्लॉयर की पॉकेट से खर्च हुआ है, यानी कि इस कंपनी के पीजीईएल ने इसका खर्चा उठाया है, तो फिर ये सैलरी इनकम हो सकता है। तो आप इसको क्लैरिफाई करके जो भी ट्रीट करेंगे, एक्चुअली आपकी क्लैरिफिकेशन मैटर करेगी कि आपने किस तरह से अपने आंसर को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ओके जी, लेट्स नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली पूछा गया है कि आप रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करके बताएं फॉर टैक्स ईयर 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सो इसका मतलब ये वन और टू, दो इंडिपेंडेंट केसेस दिए हुए हैं। जो फर्स्ट केस है उसमें अरशद साहब हैं जो कि एमिराती गोल्ड मर्चेंट हैं और अराइव्ड इन पाकिस्तान फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 15 मार्च 2023 एंड डिपार्टेड द कंट्री ऑन 30 सितंबर 2023। नाउ टैक्स ईयर 2024 के लिए इन्होंने आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा है। तो इस सूरत में आपको जो टैक्स ईयर है, चूँकि टैक्स ईयर बताया हुआ नहीं है कौन सा है, तो हम नॉर्मल टैक्स ईयर ज्यूम करेंगे। सो नॉर्मल टैक्स ईयर जो है वो स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2023 को और ख़त्म होगा 30 जून 2024 को। ये हमारा टाइम ब्रैकेट है और मुझे इसमें देखना है कि वो फिज़िकली प्रेजेंट कितने अरसे के लिए है पाकिस्तान में। तो 1 जुलाई से और 30 सितंबर को अगर वो चला गया है 2023 को, तो इसका मतलब उसका जो पाकिस्तान में फ़िज़िकल प्रेजेंस है वो फर्स्ट ऑफ जुलाई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक है। तो जुलाई के 31 दिन हुए, अगस्त के 31 दिन और सितंबर के 30 दिन। सो ये उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस है पाकिस्तान में। सो दिस इज़ 92 डेज़। सो 92 डेज़ के लिए वो टैक्स ईयर 2024 में है पाकिस्तान में, तो हम उसको कहेंगे कि वो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है जी, पाकिस्तान के टैक्स लॉ के हिसाब से। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने पढ़ा कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है इंडिविजुअल के केस में वो नेशनैलिटी पे बेस्ड नहीं होता बल्कि फ़िज़िकल प्रेजेंस पे बेस्ड होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट वाला केस नहीं है, ये सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान वाला भी केस नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपली हमें नंबर ऑफ़ डेज़ की बेस पे इसका फ़ैसला करना होगा। तो हमने डिसाइड किया कि ये नॉन रेजिडेंट ट्रीट होगा फॉर टैक्स ईयर 2024। जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें चैंग ली जो है वो चाइनीज़ शुगर मैन्युफैक्चरर है, अगेन सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान नहीं है। और इसके केस में इन्होंने कहा कि एज्यूम करो कि कैलेंडर ईयर सर्व्स एज हिज स्पेशल टैक्स ईयर। तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट ऑफ जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023, ये कैलेंडर ईयर जो होगा, ये वाला कैलेंडर ईयर, ये टैक्स ईयर 2024 बनता है। ठीक है जी, तो ये हमारा टैक्स ईयर 2024 है और इसमें मैंने देखना है कि कितनी देर के लिए पाकिस्तान में है। सो ये अराइव्ड इन पाकिस्तान ऑन 1 मार्च 2023 और 1 सितंबर 2023 तक ये कहाँ पे रहा जी? सरगोदा में रहा। उसके बाद 31 मई से ऑनवर्ड इसने कहा जी कि ये 31 मई तक ये ड्यूरिंग स्टे अंटिल 1 सितंबर, इसका मतलब 1 सितंबर 2023 तक वो रहा पाकिस्तान में और 31 मई तक का जो टाइम था वो उसने 1 मार्च से 31 मई तक का टाइम सरगोदा में गुजारा। उसके बाद अंटिल हिज डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान ही स्टेड इन घोटकी। तो डिपार्चर उसका हुआ 1 सितंबर 2023 को। ठीक है, तो इसका मतलब जो उसका टोटल स्टे बनता है वो 1 मार्च से हम स्टार्ट करेंगे 2023 और इसका मतलब ये कि मार्च के 31 दिन हो गए, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर की फर्स्ट को वो गया। तो इसका मतलब एक दिन सितंबर का डे ऑफ अराइवल और डे ऑफ डिपार्चर को हम काउंट करते हैं। काउंटिंग ऑफ डेज़ में हमने ये पढ़ा है कि जो डे ऑफ अराइवल होगा, ठीक है, सो डे ऑफ अराइवल और डे ऑफ डिपार्चर ये जो है फुल डे काउंट किया जाएगा। ये काउंटिंग ऑफ डेज़ में हमने पढ़ा है। तो अब यहाँ से अब हम इसको काउंट कर लेते हैं कि ये कितना बना। सो 1 2 3 4 5 6
और 1 2 3 4 5, सो 185 डेज़ बन जाता है ये। ठीक है। सो 185 डेज़ का मतलब ये कि आपके वो जो नंबर ऑफ़ डेज़ का क्राइटेरिया है कि 183 दिन या इससे ज़्यादा का इसका स्टे हो गया पाकिस्तान में इस टैक्स ईयर में, तो हम इसको बोलेंगे कि ये रेजिडेंट है। ठीक है जी। ओके। ना पार्ट बी में गफ़ार बख्श साहब हैं और इन्होंने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की तरफ से एक नोटिस को रिस्पॉन्ड करना है और ये अपना केस सेटल करना चाहते हैं थ्रू असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी। सो असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी जो है इसका जो फ़ैसला हुआ अगर वो उससे एग्री कर जाए तो क्या होगा, और अगर वो डिसएग्री कर जाए गफ़ार बख्श साहब तो फिर क्या होगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी प्रोविजन है। अगर आपको असेसमेंट ओवरसाइट वाला केस याद है तो उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी जो है इसमें कौन कौन होता है। चीफ कमिश्नर, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और एडिशनल कमिश्नर, ये 3 लोग होते हैं। और टैक्स पेयर जो है वो अपना केस सेटल करने का इंटेंशन जाहिर करता है, उसका रिकॉर्ड मंगवाया जाता है और फिर उसके बाद असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी फैसला करती है कि हमने इसको कितना टैक्स चार्ज करना है। टैक्स पेयर अगर एग्री करे तो ही विल पे द एग्रीड टैक्सेस और फॉरगो हिज राइट ऑफ अपील, और वो अपना अपील का हक जो है वो भी फॉरगो करेगा और जो टैक्सेस ओवरसाइट कमेटी ने फैसला किया उसको पे कर देगा। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू विल अमेंड द असेसमेंट, और कमिश्नर जो है वो अपनी असेसमेंट भी अमेंड कर देगा ताकि वो जो असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी का फ़ैसला है उसको इफ़ेक्टिव किया जा सके। अगर कंसेंसस अचीव ना हो तो फिर क्या होगा, द केस विल बी रेफर्ड बैक टू द कमिश्नर, तो वापस कमिश्नर के पास ही केस रेफ़र कर दिया जाएगा और फिर कमिश्नर उस पर जो चाहे फैसला करे। इसमें कंसीलमेंट ऑफ इनकम के केसेस कंसिडर नहीं होंगे असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी में, और क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो तो भी कंसिडर नहीं होंगे। सो ये प्रोविजंस हैं जी इसकी। 5 नंबर का सवाल है, आपने इसकी ये प्रोविजंस एक्सप्लेन कर देनी है एंड दिस इज़ इट। ओके, लेट्स नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। दिस क्वेश्चन इज़ मेनली अबाउट कैपिटल गेंस, और इसमें टैक्स पेयर अशफाक साहब हैं जो कि सवाल बता रहा है आपको कि ये रेजिडेंट फाइलर है और इसकी कैपिटल गेंस की इंफॉर्मेशन आपको सवाल में दी हुई है। जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वो ये कि आप इनकम भी वर्कआउट करके बताएं और टैक्स लाइबिलिटी भी वर्कआउट करके बताएं। साथ में वो आपसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी पूछ रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अशफाक ने मेंटेन करने होंगे अपने पास फॉर कैपिटल गेंस। तो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो काम तो आसान ही है। अगर आपको रेफरेंस याद हो लॉ का, तो हमने रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट वाले चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं अगर आपके पास कैपिटल गेंस का हेड ऑफ इनकम हो तो। सो कैपिटल गेंस के केस में आपने जो रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, एविडेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कैपिटल एसेट्स, एविडेंस ऑफ डिडक्शन ऑफ अदर कॉस्ट, इसी तरह एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स। सो ये आपको डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, इसके एविडेंसेस आपको मेंटेन करने होते हैं। सो ये तो सिंपल 3 नंबर है। बाकी जो 8 नंबर है उसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि इन्होंने एक बंगला सेल किया है जो कि कराची में लोकेटेड है, और इसको जो इसने बेचा है वो 51 मिलियन का बेचा है। ठीक है जी। सो 51 मिलियन इसकी प्राइस बताई हुई जितने का इसने बेचा, और इसने ख़रीदा था 46 मिलियन का। ठीक है जी। नाउ साथ में इन्होंने आपको ये बताया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल और परचेज़ के वक्त भी कुछ प्राइसेस डिटरमिन की हैं। ना ये जो एफबीआर की वैल्यूज़ होती हैं इनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। इनकी सिग्निफिकेंस आप अगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का हमारा चैप्टर था उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी फेयर मार्केट वैल्यू की। सो फेयर मार्केट वैल्यू में हमने इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के केस में ये डिस्कस किया था कि अगर वैल्यू जो है वो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की वो एफबीआर डिटरमिन कर सकता है बाय नोटिफिकेशन। तो इसका मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है सवाल में ये फेयर मार्केट वैल्यूज़ बताई हुई हैं। इसका मतलब कि कीमत ख़रीद 46 मिलियन थी एक्चुअल, और एक्चुअल में बेचा 51 का। लेकिन जो एफबीआर वैल्यूज़ हैं वो 48 और 44 मिलियन है, यानी कि बेचा आपने जब है तो 48 मिलियन मार्केट वैल्यू बताई हुई है और 44 मिलियन कीमत ख़रीद बताई हुई है। तो कीमत ख़रीद को जब आप कंपेयर करेंगे 44 मिलियन को 46 मिलियन से,
तो 46 मिलियन आपकी ज़्यादा वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है वही आप लेंगे। और इसी तरह जब बेचा आपने तो 48 और 51 मिलियन को आपने कंपेयर करना है, क्योंकि जो कंसिडरेशन है उसका कानून क्या है, वो अगर मैं आपको कंसिडरेशन का कानून रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में कंसिडरेशन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जो सेक्शन डिस्पोजल एंड कंसिडरेशन जो कि सेक्शन 75 में लिखी थी। सेक्शन 75 पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि ये डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए भी यही प्रोविजंस हैं जो सेक्शन 75 में लिखी हैं, और कैपिटल एसेट्स के लिए भी यही प्रोविजंस है। और सेक्शन 75 और सेक्शन 77 के केस में भी ऐसा ही है कि सेक्शन 77 कैपिटल गेन्स पे भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखें जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है वो ये कि आपने कंपेयर करना है किसको, अमाउंट रिसीव्ड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन काइंड, इसको कंपेयर करना है फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, और इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी। ठीक है जी। तो इसका और कॉस्ट के केस में ऐसा नहीं करना होता, फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर नहीं करना होता। तो कॉस्ट हमारी बनेगी 46 मिलियन, और जो कंसिडरेशन बनेगी वो आप इस 51 और 48 मिलियन को कंपेयर करोगे तो जो हायर वैल्यू 51 मिलियन बनती है, तो इसके डिफरेंस से आप वर्कआउट कर लेंगे कैपिटल गेन। जब आपने कैपिटल गेन वर्कआउट कर लिया, सो दिस इज़ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, तो फिर इसके ऊपर आपने ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगा, और इस पे जो रेट ऑफ टैक्स लगेगा दैट विल बी कमिंग फ्रॉम, ये रेट आपको एग्ज़ाम में गिवन होगा, और आपने कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का रेट लगाना है, होल्डिंग पीरियड से फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा रेट लगेगा। ठीक है जी। सो ये पहले पार्ट पॉइंट नंबर 1 का तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में गिफ्ट की बात हो रही है। ही गिफ्टेड हिज कॉइन कलेक्शन हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2.2 मिलियन टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को गिफ्ट के तौर पे दे दिया, और इसने ये ख़रीदा था 0.3 मिलियन का। तो अगर गिफ्ट के तौर पे आप किसी को दे रहे हैं कोई आइटम अपना, तो क्या वो डिस्पोजल कंसिडर होगा या नहीं होगा, पहले तो ये फाइंड आउट करना है हमने कि अगर हम किसी को गिफ्ट दे देते हैं तो इसके लिए आपको डिस्पोजल की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि कोई भी ऐसे ट्रीट किया जाता है एज डिस्पोज्ड ऑफ इफ द पर्सन पार्ट्स विद ऑनरशिप, सोल्ड, एक्सचेंज, ट्रांसफर, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, कैंसल, रिडीम, रिलिंक्विश, ट्रांसमिटेड, डिस्कार्डेड, सीज टू बी यूज। सो अगर आप इसकी ऑनरशिप से अलहदगी इख्तियार कर रहे हो तो इसका मतलब ये डिस्पोजल हो गया। तो गिफ्ट करना ऐसा ही है कि डिस्पोजल हो गया। तो अब अगर डिस्पोजल हो गया तो ऐसी सूरत में कंसिडरेशन कहाँ से आएगी, वो हम ऑलरेडी सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो उसकी कंसिडरेशन कंसिडर होगी। अच्छा जी, अब ये चूंकि कंसिडरेशन बनेगी इसकी 2.2 मिलियन, जो फेयर मार्केट वैल्यू है 0.3 मिलियन विल बी द कॉस्ट, और ये कैपिटल गेंस नॉर्मल टैक्स रेजीम में टैक्स होंगे। अच्छा जी, ये कॉइन कलेक्शन है, तो अगर इसमें लॉस होता तो फिर हम सोचते कि हमने इसको कंसिडर करना है या नहीं करना, अभी तो खैर गेन आ रहा है। थर्ड पॉइंट है जी, ही सोल्ड सेवरल पीसेस ऑफ एंटीक फर्नीचर। एंटीक्स के बारे में जो लॉ की प्रोविजन है वो ये है कि आप के कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर लॉसेस अगर आ जाएं तो आप उसको लॉसेस को कंसिडर नहीं करेंगे। सो एंटीक इज़ वन ऑफ दोज आइटम्स। ठीक है जी, कि अगर इससे लॉस आ जाएगा तो हम उस लॉस को अपनी कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें ये सारे एंटीक ड्रेसर टेबल, एंटीक वास, एंटीक क्लॉक, ये सारी एंटीक आइटम्स हैं। और इसकी जो इसको जो इन्होंने बेचा है वो कितने का बेचा है, ही सोल्ड सेवरल पीस ऑफ एंटीक फर्नीचर फॉर अ लम्प सम ऑफ 35 मिलियन। नाउ इन सब को इसने 35 मिलियन का बेच दिया। ठीक है, अब साथ में आपको फेयर मार्केट वैल्यू इनकी बताई हुई है, राइट। अगर हम इन सब को ऐड करते हैं तो वो 35 मिलियन से ज़्यादा बनता है, लेकिन आपने एक्चुअली 35 मिलियन का बेचा है। तो पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि परचेज़ कॉस्ट तो दी हुई है ना आपको, तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितनी कंसिडरेशन मैं लूँगा ड्रेसर टेबल की, इस 35 मिलियन में से कितनी मैं लूँगा वास की, और कितनी मैं लूँगा क्लॉक की। इस 35 मिलियन को अलग अलग करना पड़ेगा। ये हमें क्यों करना पड़ेगा उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि हमने अगेन बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में जब डिस्पोजल एंड कंसिडरेशन पढ़ा था तो हमने ये एक प्रोविजन पढ़ी थी कि इफ़ टू और मोर एसेट्स डिस्पोज ऑफ इन सिंगल ट्रांजैक्शन, और उनकी अलग से कंसिडरेशन मालूम ना हो, तो आप फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ डिस्पोजल की बेस के ऊपर उसकी कंसिडरेशन को अलहदा करते हो। अब यहाँ पे आपको ये कंसिडरेशन अलहदा करनी पड़ी, यानी 35 मिलियन का ब्रेकअप बनाना पड़ेगा, और वो इस बेसिस के ऊपर बनाएंगे।
ना वो 35 मिलियन का जो ब्रेकअप बनेगा वो आप फिर कंपेयर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू के साथ, और जहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी उसको कंसिडर करेंगे, और जहाँ पे एक्चुअल यानी 35 मिलियन वाली जो अपॉर्चन करके अमाउंट आ रही है उससे कंपेयर करेंगे। सो अगर मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ कि मैं 35 मिलियन के 3 हिस्से करूँगा, सो वो 3 हिस्से हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। और फिर उसको कंपेयर करेंगे पहले हिस्से को 15 मिलियन से, जो हायर वैल्यू होगी वो कंसिडरेशन मानी जाएगी। इसी तरह दूसरे हिस्से को 0.9 मिलियन से, जो हायर वैल्यू होगी वो कंसिडरेशन मानी जाएगी। तीसरे हिस्से को 25 मिलियन से, जो हायर वैल्यू होगी वो कंसिडरेशन मानी जाएगी। और फिर उसमें से परचेज माइनस करेंगे तो गेन बनेगा या लॉस बनेगा। अगर तो लॉस बन रहा हो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, गेन बनेगा तो उसको कंसिडर करेंगे, उसको नॉर्मल टैक्स रेजिम में लेकर जाएंगे। सो दैट्स हाउ इट विल बी डन। पॉइंट नंबर 4 इज़ अबाउट एग्जीक्यूटिव टेबल, और इसने घर में इस्तेमाल किया और दिस वाज मूव टू हिज ऑफिस फॉर ऑफिस यूज़ and incurred transportation cost of 10,000. In this regard, the fair market value of the table at the time was 75,000. अच्छा जी, अशफाक हैड परचेज दिस टेबल फॉर, अब ये जो एग्जेक्टिव टेबल ये ऑफिस में ले गया, पहली चीज़ तो ये आपको ये समझ होना चाहिए कि क्या ये डिस्पोजल है या नहीं। तो आपने उसको अगर अपने पर्सनल यूज़ से ऑफिस यूज़ में ले गए तो बिल्कुल डिस्पोजल तो हो गया। अब दूसरी चीज़ ये कि क्या इसका गेन और लॉस कंसिडर करना है या नहीं करना है, तो उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है क्योंकि प्राइवेट यूज़ में था, और दूसरा ये कि ये कैपिटल एसेट भी नहीं है क्योंकि कैपिटल एसेट्स की जो डेफिनीशन है अगर मैं एक दफ़ा कैपिटल गेन्स के चैप्टर में जाऊँ, और कैपिटल एसेट की डेफिनीशन है उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज़ इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, इसको कैपिटल एसेट्स में शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो एग्जीक्यूटिव टेबल है ये मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज़ था, और जब इसको आपने बेचा तो ये कैपिटल एसेट कंसिडर नहीं होगा। डेप्सिबल एसेट इसलिए नहीं है कि अभी बिजनेस में यूज़ नहीं हो रहा था, तो इसके डिस्पोजल के ऊपर कुछ भी आपको अपनी इनकम में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, दिस वाज क्वेश्चन 4। नाउ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप बताओ कि टैक्स जो है वो इसने अदा करना है या नहीं करना, उसको सिर्फ डिस्कस करने को है, डिस्कस द चार्जेबिलिटी, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा कि आप ये भी डिस्कस करें कि क्या उस्मान ने रिटर्न फाइल करनी है या नहीं करनी है। और जो उस्मान के बारे में आपको बताया गया वो ये बताया गया कि टैक्स ईयर 2024 में उस्मान की उम्र 16 साल थी तो इनको 13 सीसी गाड़ी मिली जिसकी वैल्यू 6 मिलियन है, ठीक है जी, अपॉन डेथ ऑफ फादर। और ड्यूरिंग द ईयर उस्मान ओपन अ मोबाइल शॉप एंड अर्न इनकम ऑफ 5 लाख। सो ये दो चीज़ें बताई हुई हैं, एक तो 13 सीसी गाड़ी उसे इनहेरिटेंस के थ्रू मिली, और दूसरा उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, 5 लाख रुपए की इनकम भी कमाई मोबाइल शॉप से। सो अब हम ज़रा एक एक करके इन दोनों चीज़ों को देखते हैं कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या इसने टैक्स अदा करना है। जो गाड़ी मिली इनहेरिटेंस के थ्रू वो तो इनकम नहीं है, लेकिन जो ये मोबाइल शॉप से कमा रहा है पैसे वो बिज़नेस इनकम है, तो बिज़नेस इनकम के ऊपर इसने टैक्स अदा करना है। जो बिज़नेस इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स अदा करना है वो ज़ाहिर सी बात है ये नॉन सैलरीड पर्सन कंसिडर होगा, और नॉन सैलरीड पर्सन जो है वो उसका टैक्स रेट शुरू ही होता है 6 लाख से। तो अगर 5 लाख उसने इनकम कमाई है तो ये तो टैक्सेबल लिमिट में ही नहीं आती, तो इसका मतलब ये कि ये तो बिलो टैक्सेबल लिमिट हो गई अमाउंट, तो इसके ऊपर इसने टैक्स तो अदा नहीं करना, यानी ज़ीरो टैक्स बनेगा। अब दूसरी चीज़ ये कि रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है कि नहीं करनी, तो उसके लिए रिटर्न्स का जो चैप्टर है उसमें रिक्वायरमेंट पर्सन लाइबल टू फाइल द रिटर्न, उसमें हमने पढ़ा कि अगर आपके पास व्हीकल है जिसकी इंजन कैपेसिटी 1000 सीसी या इससे ज़्यादा है, 1000 सीसी से ज़्यादा है एक्चुअली, तो आपने रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन अगर आप ऑर्फन हैं और आपकी एज 25 साल से कम है तो आप सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपकी व्हीकल 13 सीसी का है आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये गाड़ी की वजह से तो रिटर्न फाइल नहीं करनी। लेकिन दूसरा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपकी बिजनेस इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है, ठीक है। तो इस रिक्वायरमेंट की वजह से यानी बिजनेस इनकम 3 लाख से ज़्यादा होने की वजह से
आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी, और दूसरा ये कि व्हीकल की वजह से आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टैक्स जो आपके ऊपर बनेगा वो ज़ीरो बनेगा। अब इसमें एक और टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल में हमने एक प्रोविजन पढ़ी है। वो प्रोविजन ये है कि अगर आप माइनर चाइल्ड हो, माइनर चाइल्ड कौन होता है जी? माइनर चाइल्ड वो होता है कि इंडिविजुअल जिसकी उम्र 18 साल से कम हो एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर। तो ये बिल्कुल 16 साल है टैक्स ईयर 2024 में, तो इसका मतलब ये माइनर चाइल्ड तो है। और माइनर चाइल्ड के बारे में लिखा हुआ ये है कि अगर माइनर चाइल्ड जो है उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस हो तो उसको इनकम ऑफ पेरेंट विद हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम कंसिडर किया जाएगा। वो किसकी इनकम माना जाएगा? किसी पेरेंट की। अब फादर फौत हो चुके हैं और मदर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सवाल में, तो अब ये क्या है? पहली चीज़ तो ये कि अगर माइनर चाइल्ड की इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी तो वो पेरेंट की हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम में शामिल होगी। दूसरा, अबव नॉट एप्लीकेबल ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्वायर्ड थ्रू इनहेरिटेंस। अगर विरासत के थ्रू कोई बिजनेस मिला हो तो फिर उसके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होती। अब यहाँ पे अगर आप सवाल में देखें तो उस्मान ने शॉप ओपन की है, यानी पहले से कोई उसके फादर की शॉप नहीं थी जो उसे इनहेरिटेंस के थ्रू मिली है, उसने खुद ये बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आपने ये सारी प्रोविजंस को डिस्कस करना होगा, और 5 नंबर आपको इसमें कमाने आई डोंट थिंक कि कोई ज़्यादा मुश्किल होंगे अगर आप डिस्कशन टू द पॉइंट कर लेते हैं। तो जो बी पार्ट है, इट सेज के जो रिक्वायरमेंट है इसकी वो ये है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिस्कस द टैक्स। अगेन जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान से देखें। इट सेज कि आप डिस्कस करो द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ ए रिगार्डिंग इट्स ब्रांचेस इन कुवैत एंड सीरिया। तो इसके कोई ब्रांच ऑफिसेज हैं कुवैत और सीरिया में, और वहाँ से कुछ इनकम आ रही है। सो ए इज़ द नेम ऑफ बिजनेस जिसकी 2 फॉरेन ब्रांचेस हैं, एक कुवैत में एक सीरिया में। Also is engaged in the trading business of consumer durables. In tax year 2024 AE's reported profit before tax 130 मिलियन का है, after adjusting for rupees 4.8 million profit from Kuwait and 5.3 million from Syria. Kuwait branch also paid taxes equivalent to 1.5 million in Kuwait on its income. Assume that average rate of tax of AE in Pakistan is 30%. अब देखें इसमें पहली चीज़ तो ये कि आज़ाद इंटरप्राइजेज जो है इसके बारे में आपको हमें ये फैसला करना होगा कि क्या ये रेजिडेंट है या नहीं है। अगर तो ये रेजिडेंट टैक्स पेयर है, क्योंकि डिस्कस करने को कहा है कैलकुलेशन तो रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपने बताना है कि अगर ये रेजिडेंट है तो फिर इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों ही टैक्सेबल होंगी। ठीक है जी। अब जो पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम रेजिडेंट पर्सन की टैक्सेबल होती हैं, ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जब हमने जोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम पढ़ा था तो ये हमने बात की थी कि रेजिडेंट टैक्स पेयर टैक्स अदा करता है अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम फॉरेन सोर्स इनकम दोनों के ऊपर। ठीक है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपकी कोई फॉरेन सोर्स इनकम है तो हमने टैक्स क्रेडिट्स का जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने फॉरेन टैक्स क्रेडिट पढ़े थे। हमने कहा था कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट इज़ अवेलेबल टू रेजिडेंट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम। ठीक है, अगर रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन सोर्स इनकम हो और वो उसके ऊपर कोई फॉरेन टैक्स अदा कर दे तो फिर उसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो इसका मतलब ये कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी कैलकुलेट किया जाएगा इस टैक्स पेयर के लिए। ठीक है, तो ये जितनी भी फॉरेन सोर्स इनकम है ये टैक्सेबल होगी रेजिडेंट के केस में, और इसके ऊपर इसने पाकिस्तान का टैक्स अदा करना होगा। इसकी टैक्सेबल इनकम में ये सारी इनकम शामिल की जाएंगी। और जो फॉरेन सोर्स इनकम है जो कुवैत ब्रांच से है, क्योंकि कुवैत में इसने टैक्सेस पे किए हैं 1.5 मिलियन के, तो उसके ऊपर फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी कैलकुलेट करना होगा। तो अगर आप एक परसेंटेज निकाल के देखें 1.5 मिलियन कितना परसेंट बनता है जो कुवैत ब्रांच से प्रॉफिट आया, सो 130 मिलियन में शामिल है 4.8 मिलियन प्रॉफिट फ्रॉम कुवैत ब्रांच। तो अगर मैं 1.5 को डिवाइड कर दूं इससे 4.8 से और इसका परसेंटेज निकालूं तो ये तकरीबन 31% बनता है, 31.25। तो 31.25% टैक्स आपने पे किया है कुवैत में, लेकिन पाकिस्तान में टैक्स 30% है। तो जाहिर आप 4.8 मिलियन का 30% बना के उसका टैक्स क्रेडिट बनाएंगे, क्योंकि फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है हमेशा लोअर अमाउंट का होता है, फॉरेन टैक्स पेड और पाकिस्तान टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम। ठीक है जी। सीरिया ब्रांच के केस में इन्होंने कोई बताया हुआ नहीं कि टैक्सेस पे किए हैं, तो वो बिल्कुल इनकम में शामिल होगी, और दैट्स हाउ इट विल बी डन। ओके, सो दिस वाज पार्ट बी। पार्ट सी,
पार्ट सी जो है ना जी, ये सारे का सारा बना हुआ है सेक्शन 7E के ऊपर। ठीक है, सेक्शन 7E जो है वो हमने जिस वक्त FTR को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि टैक्स ऑन डीम्ड इनकम सेक्शन 7E, यानी आपके पास कोई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली जो वर्ड यूज़ हुआ है सेक्शन 7E में वो है कैपिटल एसेट। अगर आपके पास कैपिटल एसेट है तो वो जो कैपिटल एसेट्स हैं उनकी 5% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर, इसको समझा जाएगा कि ये आपकी इनकम है और इस इनकम के ऊपर 20% से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब कौन कौन से एसेट्स को इस कैलकुलेशन में शामिल किया जाएगा, ये एक्चुअली पॉइंट है सारे का सारा कि आपके कौन से एसेट शामिल करने हैं और कौन से एसेट शामिल नहीं करने हैं। तो अब इसमें जो लिस्ट डाउन हुए हुए हैं एसेट्स वो सवाल में, वो अगर आप देखें, सबसे पहले तो ये इसमें आप नोट करें कि जो एसेट्स सिचुएटेड इन पाकिस्तान है उनके ऊपर ये 7E वाला टैक्स लगेगा। तो अब जो बंगला लोकेटेड इन दुबई है, ठीक है, ये तो पाकिस्तान में है नहीं, तो इसके ऊपर 7E वाला टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन रिसीव्ड रेंट इक्विवेलेंट टू 31.5 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर, ये प्रॉपर्टी इनकम जो फॉरेन सोर्स इनकम है ये ज़रूर कंसिडर होगी। ठीक है, चूँकि ये रेजिडेंट फाइलर है, हमें सवाल में शुरू में ही बताया हुआ है, तो रेजिडेंट होने की वजह से फॉरेन सोर्स इनकम इसकी टैक्सेबल होगी। प्रॉपर्टी के केस में प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड पाकिस्तान हो तो प्रॉपर्टी इनकम फॉरेन सोर्स इनकम होती है, और ये रेजिडेंट फाइलर है तो इसकी ये नॉर्मल टैक्स regime में प्रॉपर्टी इनकम बनेगी। और जो प्रॉपर्टी इनकम है उसके ऊपर डेफिनेटली आपको रिपेयर अलाउंस भी माइनस करना है। उसके बाद जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें अगर आप सेक्शन 7E की प्रोविजन देखें तो उसमें एक तो ये कि कैपिटल एसेट जो आपने एक्वायर किया हो पहले साल उसके ऊपर और 236K का टैक्स अदा किया हो तो उस प्रॉपर्टी को आपने एक्सक्लूड कर देना है, यानी 7E का टैक्स उस पर नहीं लगेगा। तो अब आपने ये जो ओपन प्लॉट इन मुल्तान है ये आपने इसी साल में ख़रीदा है और 236K का टैक्स भी पे किया है, तो इसको तो आप एक्सक्लूड कर दें, इसके ऊपर सेक्शन 7E वाला टैक्स नहीं लगना है। उसके बाद एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज़ चार्जेबल टू टैक्स एंड टैक्स इज़ पेड, अगर उससे आप कोई इनकम कमाते हैं और उसके ऊपर टैक्स अदा भी कर देते हैं तो फिर उस अब यहाँ पे देखें जो शॉप लोकेटेड इन कमर्शियल एरिया ऑफ लाहौर है ये 80 मिलियन, इसमें नो टेनेंट कुड बी फाउंड फॉर दिस प्रॉपर्टी एंड इट रिमेन्ड अनऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द ईयर, एनुअल फेयर मार्केट रेंट। अब इससे आप कोई इनकम नहीं कमा सके तो इसका मतलब इसको आप कंसिडर करेंगे सेक्शन 7E का टैक्स वर्कआउट करने के लिए। इसी तरह एक्सक्लूड जो करना है जिसको, वो कौन सी है जी, एक और सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड नहीं, सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस, सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस। तो अगर आपके कारोबार के लिए कोई प्रेमिसेस यूज़ हो रही है तो उसको भी शामिल नहीं करना है। तो फराज यूजेस दिस फॉर हिज बिजनेस पर्पसेस, ये जो 25 मिलियन है इसको भी शामिल नहीं करना, ये सेल्फ बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रही है। ठीक है जी। अब प्रॉपर्टीज़ बच कौन सी गई हैं, तो हमने इस 450 मिलियन को निकाल दिया क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं है, 18 मिलियन को निकाल दिया क्योंकि इस पर टैक्स 236K वाला पे हो गया है, 25 मिलियन को निकाल दिया क्योंकि इस पर बिज़नेस चल रहा है। अब बचा आपके पास 60 मिलियन जो इसकी अपनी रेजिडेंस के लिए है, 20 मिलियन जो कि बेटे की रेजिडेंस के लिए है, उसके बाद 12 मिलियन जो कि इसके ऊपर नो कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन डन सो फार। ठीक है जी, और 80 मिलियन जिसका आपको टेनेंट नहीं मिला है। ठीक है जी, इनको अब आपने कंसिडर करना है ना। इनको जब कंसिडर करना है तो इसमें भी अगर आप देखें तो जो एक वन कैपिटल एसेट इन्होंने कहा जी कि आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, वन कैपिटल एसेट यू कैन एक्सक्लूड। ठीक है, ये सारी एक्सक्लूजन्स ही बयान हुई हैं, तो वन कैपिटल एसेट आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, और इसके अलावा ऑल अदर कैपिटल एसेट्स हैविंग एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू इक्वल टू और लेस दैन 25 मिलियन। ठीक है जी, इसको भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें से वन कैपिटल एसेट जो इसकी रेजिडेंस वाला है इसको निकाल देता हूँ, ये एक्सक्लूडेड है क्योंकि ये इसकी अपनी रेजिडेंस के अंदर है, इसमें है। ठीक है जी, उसके बाद जो 25 मिलियन से कम जिनकी एग्रीगेट वैल्यू बनती हो, तो अगर हम एग्रीगेट वैल्यू देखें ये 80 मिलियन तो उसमें कंसिडर नहीं हो सकेगा। इसी तरह ये 12 और 20 मिलियन, इसको हम देख लेते हैं कि इसकी एग्रीगेट वैल्यू कितनी बनती है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये 32 मिलियन बन जाता है। ठीक है, तो अब इस 32 मिलियन मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इन्होंने ये जो बताया हुआ एक्सक्लूजन के अंदर कि आप
ऑल अदर कैपिटल एसेट्स हैविंग एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू इक्वल टू लेस देन 25 मिलियन। तो इस 20 मिलियन को भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये 25 मिलियन वाली उस थ्रेश होल्ड के नीचे है। तो बाकी बचा अब ये 12 मिलियन जिसके ऊपर मैं 7E का टैक्स कैलकुलेट करूँगा और ये 80 मिलियन। ठीक है जी। सो 12 मिलियन और 80 मिलियन इनकी फेयर मार्केट वैल्यूज़ ली जाएंगी। ठीक है जी, 80 मिलियन की और 12 मिलियन। ठीक है, सो ये हो गया टोटल 92 मिलियन। 92 मिलियन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो बन गई उसका आपने 5% लेना है और फिर उसको 20% से मल्टीप्लाई करना है, तो वो टैक्स ऑन डीम्ड इनकम बन जाएगा। उसके अलावा जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है जो कि दुबई के बंगला से आ रही है। ओके, सो दिस वाज अबाउट पार्ट सी। लेट्स नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये सेल्स टैक्स का सवाल है और इसमें वो आपसे सवाल ये कर रहा है एग्जामिनर कि आप ये बताओ कि इसमें से टैक्सेबल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सीधा क्वेश्चन जो बना हुआ है वो सेल्स टैक्स में जो हमने टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 2 सब सेक्शन 35 में, ये उससे मुतालिक है। सो देखते हैं। नदीम रिसीव सैलरी ऑफ 2.5 लाख फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। जो सैलरी है क्या ये टैक्सेबल एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को सर्विसेज देता है कि इसमें हमने पढ़ा कि एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एम्प्लॉयड फॉर द एम्प्लॉयर ये डज नॉट एक्सक्लूडेड है, तो इसका मतलब ये तो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है सेल्स टैक्स लॉ की नज़र में। उसके बाद जहाब प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू हिज ब्रदर फॉर स्टार्ट अप बिजनेस फॉर एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है जी, तो भाई को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो बिल्कुल उसका बिजनेस और ट्रेड और प्रोफेशन है और ये टैक्सेबल एक्टिविटी कंसिडर होगा। शाहजेब played piano, an instrument he has played since childhood, at his parents' anniversary party. Now ये जो इसने काम किया ये इसका प्राइवेट रिक्रिएशन परसूट और हॉबी है, तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी कंसिडर नहीं होगा। Furqan, who works as an accountant for Binish Enterprises owned by Miss Binish, gives math tuition to Binish daughter Irham for a monthly fee of 20,000। ओके, तो अब अगर ये जो सर्विसेज इसने प्रोवाइड की फुरकान ने, ऑल्दो ये एम्प्लॉय था लेकिन ये जो सर्विसेज इसने प्रोवाइड की हैं फॉर मंथली फीस ऑफ 20,000 ये एम्प्लॉय की हैसियत में नहीं की। ठीक है, ये अकाउंटेंट के तौर पे काम करता है फॉर बिनिश एंटरप्राइजेस और बिनिश की जो डॉटर है उसको ये पढ़ा रहा है और मंथली फीस 20,000 चार्ज कर रहा है। तो अब फुरकान ने ये जो पढ़ाने के पैसे लिए हैं ये एम्प्लॉयमेंट की हैसियत में नहीं लिए। ठीक है जी, तो इसलिए इसको बिल्कुल उसका टैक्सेबल एक्टिविटी माना जाएगा। सेल्स टैक्स लगना या नहीं लगना वो एक अलग चीज़ होती है। अभी तो हम ये बात करें कि टैक्सेबल एक्टिविटी कंसिडर होगा, यस ये होगा। उसके बाद कुरतुलैन अ होम मेकर with a hobby of baking cakes and pastries rented a stall at Karachi Food Festival and sold her baked items। यहाँ पे चूंकि इसने ये बेनिफिट या बिजनेस के तौर पे किया है तो इसलिए इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। ओके जी, पार्ट बी में क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस। तो 2 सिचुएशंस बताई हुई हैं और इसमें आपसे पूछा ये है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द चार्जेबिलिटी स्लैश एडजस्टमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। सो फर्स्ट सिचुएशन में वो कह रहा है जी कि आप ने क्या किया। फर्स्ट सिचुएशन में इन फरवरी 2024 बाकिर एसोसिएट एक्वायर्ड पैकेजिंग मटेरियल वर्थ 6 लाख फ्रॉम राहील एंटरप्राइजेस फॉर इट्स प्रोडक्ट RE did not deposit the related sales tax with the authorities on time due to financial difficulties। अगर आपने किसी बंदे से ख़रीदारी की, उसको सेल्स टैक्स पे किया, उस बंदे ने गवर्नमेंट ट्रेजरी में वो सेल्स टैक्स अदा नहीं किया, तो फिर ऐसी सूरत में आप उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये हमने जो सेल्स टैक्स नॉट अलाउड, सेल्स टैक्स कंप्यूटेशन विच इनपुट इज एडजस्टेबल टैक्स द गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेल्स टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी, तो आप उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, गुड्स वर्थ 12 मिलियन फॉलिंग अंडर थर्ड स्केड्यूल
वर सप्लाइड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड ऑफ फरवरी 2024। अब आपने 12 मिलियन की गुड्स सप्लाई की हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को। अब ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसको जब आप सप्लाई करते हैं तो आप फर्दर टैक्स चार्ज करते हैं। ठीक है जी, अनरजिस्टर्ड पर्सन को फर्दर टैक्स चार्ज करना होता है, ये हमने पढ़ा है सेक्शन 3 में। जब आप रेट ऑफ सेल्स टैक्स और सेक्शन 3, तो इसमें ये था कि आपने 4% से फर्दर टैक्स चार्ज करना होता है। लेकिन ये जो फर्दर टैक्स चार्ज करना होता है, ये किन को नहीं करना, जो फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया हुआ है। सो वो जो नोटिफिकेशन के थ्रू बताया है, उसमें ये क्लियरली मैंशनड है कि आपके जो थर्ड स्केड्यूल आइटम्स हैं उनके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करना होता। तो आप सिंपली ये बताएंगे कि थर्ड स्केड्यूल आइटम्स के ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। ओके जी, पार्ट सी से इसके अंडर द सेल्स टैक्स रूल्स लिस्ट एनी 4 बेसिस फॉर विच सेटिस्फेक्शन ऑफ द कमिश्नर। अच्छा जी, अब अगर सस्पेंड हो जाए रजिस्ट्रेशन तो उसके बाद आपने बताना होता है कि आपको हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे फॉर एनी ऑफ दीज, इन 4 रीजंस में से किसी एक वजह से आपको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। नंबर 1 रीज़न ये कि देयर इज़ नो रिस्पॉन्स, अगर आपने नोटिस का रिस्पॉन्स ना किया, आपने रिक्वायर्ड रिकॉर्ड प्रोवाइड ना किया, अगर आपने एक्सेस अलाउ ना की टू द बिजनेस प्रेमिसेस और रिकॉर्ड्स, और एनी अदर रीज़न टू बी स्पेसिफाइड बाय द कमिश्नर। ये 4 चीज़ें आप उस जब सस्पेंशन का नोटिस इशू करेंगे तो आप बताएंगे कि जी हम अगर आपने जब शो कॉज नोटिस को इशू करेंगे तो उसमें आप लिखेंगे कि हम आपकी जो सस्पेंड की है हमने रजिस्ट्रेशन, उसको हम ब्लैक लिस्टिंग में कन्वर्ट कर देंगे फॉर एनी ऑफ द 4 बेसिस, दीज 4 बेसिस। ठीक है जी, और आपको इन चीज़ों के ऊपर या तो रिस्पॉन्स करें, हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दें प्रेमिसेस की, या रिकॉर्ड की एक्सेस दें, या इसके अलावा कोई और रीज़न। तो ये 4 में से कोई बेसिस हो सकती हैं। सो ये 4 बेसिस ही आपसे वो पूछा है। अंडर द से लिस्ट एनी 4 बेसिस फॉर विच सेटिस्फेक्शन ऑफ द कमिश्नर। Okay, so this is it. Question number. Now we'll talk about question number 7. इस सवाल में आपको 3 डिफरेंट टैक्स पेयर्स दिए गए हैं, ए, बी और सी, और इनकी आपको सेल्स टैक्स कैलकुलेट करके बताना है कि कितना बनेगा, पेएबल और रिफंडेबल या कैरी फॉरवर्ड होगा, अगर इनपुट टैक्स तो वो कितना होगा। अच्छा जी, अब आप एक एक करके इन्फॉर्मेशन देखते जाएं। जो फर्स्ट पॉइंट है, टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, आपने परचेज़ की है और इसमें जो 10 मिलियन लिखा हुआ है, पहली जो फिगर लिखी हुई है 10 मिलियन, इसके लिए नोट 1 है। नोट 1 में लिखा है कि दीज सप्लाईज आर नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2 मिलियन एंड 1 मिलियन। अब इसमें तो डिस्काउंट के केस में तो हमें ये पता है कि आप डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर सेल्स टैक्स कैलकुलेट करते हो, लेकिन 2 शराइत पूरी होनी ज़रूरी हैं। और वो दो शराइत क्या होती हैं कि आपने डिस्काउंट इन अकॉर्डेंस विद नॉर्म्स ऑफ बिजनेस हो और टैक्स इनवॉइस के ऊपर मेंशन हो। तो आप यहाँ पे ये अजम्पशन दोगे कि जनाब ये दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं, और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो तो माइनस किया जा सकता है, लेकिन जो कैश डिस्काउंट है उसको माइनस करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। जो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट है या अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट है, तो ये चूँकि लिखा है कि दीज सप्लाईज आर नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, तो इसका मतलब ये है कि मुझे 1 मिलियन का जो कैश डिस्काउंट है वो वापस ऐड बैक कर देना चाहिए, 10 की जगह 11 मिलियन हो जाएगा। दूसरा जो फिगर है दैट इज़ 20 मिलियन। 20 मिलियन के बारे में नोट 2 है, एंड इट सेज कि 20% ऑफ द सप्लाईज आर थर्ड स्केड्यूल आइटम। तो इसका मतलब ये कि 20 मिलियन का 20% करेंगे तो वो थर्ड स्केड्यूल आइटम आ गए, और इनकी रिटेल वैल्यू 30% मोर है परचेज वैल्यू से। तो जो जवाब आएगा उसको 30% से इंक्रीज़ करना होगा, क्योंकि आपने जो थर्ड स्केड्यूल आइटम है उसकी परचेज और सेल दोनों को रिटेल प्राइस के ऊपर ही रिकॉर्ड करना होता है। नेक्स्ट इज टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने 6 मिलियन ख़रीदा का सामान ख़रीदा, तो ज़ाहिर कोई इनपुट टैक्स पे नहीं किया होगा। दिस इंक्लूड सप्लाईज ऑफ ₹2 मिलियन फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री। सो कॉटेज इंडस्ट्री की जो सप्लाईज होती हैं वो एग्जाम सप्लाई मानी जाती है। वैसे भी टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इससे कोई इनपुट टैक्स नहीं आया होगा, और जो कॉटेज इंडस्ट्री ने आपको सामान सप्लाई किया होगा वो हम पढ़ चुके हैं कि उसको हम क्या मानते हैं। सेल्स टैक्स कंप्यूटेशन पे ज़रा एक दफ़ा चला जाता हूँ मैं। सो कॉटेज इंडस्ट्री जब सामान सेल करती है, परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो 6 स्केड्यूल में लिखा है वो एग्जाम सप्लाई होता है, तो इसका कोई भी इनपुट टैक्स आपको चार्ज नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट इज़ मशीनरी फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन। मशीनरी फिक्स एसेट है, इसके ऊपर 90% की लिमिट नहीं लगेगी,
और इसमें 4 मिलियन, तो एज इट इज़ आप कंसिडर करोगे 8 मिलियन के लिए एक एक्सप्लेनेटरी नोट है, नोट नंबर 3। नोट 3 से इसके मशीन इज़ यूज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाईज, मतलब ये कि इसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे आप, क्योंकि एग्जाम सप्लाई से रेलिवेंट इनपुट टैक्स कहीं भी क्लेम नहीं होता। नोट नंबर 6 इज़ फॉर 12 मिलियन एंड इट सेज कि मशीनरी इज़ यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, तो आपने इसका इनपुट टैक्स बिल्कुल क्लेम करना है। और जो पर्सन सी है, इसके केस में टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन भी है, एग्जाम सप्लाईज भी हैं और ज़ीरो रेटेड भी हैं। तो इसका मतलब ये कि इसकी अपॉर्शनमेंट करनी पड़ेगी 42 और 7 के दरमियान, क्योंकि ये एग्जाम सप्लाईज के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज़ हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम इज़ 2 मिलियन और 3 मिलियन एग्जाम्ड सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। इसके ऊपर कोई इनपुट टैक्स नहीं होगा, इसका आपकी कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं 2 मिलियन का। ज़ीरो रेटेड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन से ख़रीदारी का भी कोई आपके सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन पे इम्पैक्ट नहीं होता है। सो 2 और 3 मिलियन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा आपकी कैलकुलेशन के ऊपर। सेल्स के केस में टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, इसके ऊपर आप नॉर्मल जो सेल्स टैक्स का रेट है 18% वो चार्ज करेंगे। उसके बाद टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को 4% फर्दर टैक्स चार्ज करना होता है, लेकिन नोट नंबर 4 लिखा हुआ है एंड सेज कि 10% ऑफ सप्लाईज आर मेड टू कॉटेज इंडस्ट्री। सो कॉटेज इंडस्ट्री को अगर आपने सेल किया है तो फिर ऐसी सूरत में आप उसको क्या करेंगे, सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री। सो पर्सन विल नॉट चार्ज फर्दर टैक्स, आपने फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करना होगा। ठीक है जी, सो यू विल नॉट चार्ज फर्दर टैक्स ऑन दिस। तो इसका मतलब ये है कि 10% ऑफ सप्लाईज कॉटन इंडस्ट्री को हैं, तो 10 मिलियन का 10% उसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा, और बाकी जो 90% है उसके ऊपर सेल्स टैक्स फर्दर टैक्स चार्ज होगा। नेक्स्ट इज़ एग्जाम्प्ट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, इसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स नहीं होता। ज़ीरो रेटेड सप्लाईज पे 0% होता है। इनपुट टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ 3 मिलियन और 2 मिलियन, इसको करंट टैक्स पीरियड के इनपुट टैक्स में शामिल करेंगे और फिर उसके ऊपर 90% वाली लिमिट भी अप्लाई करेंगे। ओके, सो कैलकुलेशन इस वक्त हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको डिस्कस करें। दिस इज़ अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अबाउट कोड ऑफ एथिक्स, और ये आपसे पूछ ही रहा है कि एक पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, गैस सप्लाई कंपनी, और उसने आपसे ये रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारी करंट और डेफर्ड टैक्सेशन की कैलकुलेशन बना दो। तो आपने बताना ये है कि क्या कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आप ऐसा कर सकते हो या नहीं कर सकते। सो कोड ऑफ एथिक्स, एथिक्स के चैप्टर में जो आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स हैं, इसमें हमने पढ़ा ये कि टैक्स कैलकुलेशन फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज, अगर आपके ऑडिट क्लाइंट्स दैट आर नॉट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, ऑडिट क्लाइंट दैट आर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, अ फर्म और नेटवर्क ऑडिट फर्म शैल नॉट प्रिपेयर टैक्स कैलकुलेशन फॉर करंट एंड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़। ठीक है, सो ये कोड ऑफ एथिक्स में तो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, इफ़ इट इज़ मटेरियल, ये साथ में बताना है कि अगर तो वो फिगर मटेरियल बनती है, यानी इतनी बड़ी फिगर है कि उससे डिसीजन मेकर की डिसीजन मेकिंग के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, तो फिर आप नहीं बनाएंगे। अगर वो मटेरियल नहीं है तो फिर बना सकते हैं। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट ए। एंड पार्ट बी सेज कि आइडेंटिफाई एनी 4 वेज बाय विच टैक्सेस कैन बी यूज इन कंट्रीज डेवलपमेंट बियॉन्ड मेयर रेवेन्यू कलेक्शन, यानी रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा भी कोई ऑब्जेक्टिव इसके हो सकते हैं टैक्स कलेक्शन के, तो वो बिल्कुल आपने सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स लॉज, इसमें हमने डिटेल में पढ़ा है कि नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं बिल्कुल टैक्स कलेक्शन के। ओके जी, सो दिस इज़ इट। इसमें अब अगर आपका बाकी सारे रेट ऑफ टैक्सेस दिए हुए हैं, इसमें अब अगर आपका कहीं पे कन्फ्यूजन होगा तो हम डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।